हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के इस कार्यक्रम में। हर मंडे को जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके रसोई घर की, आपकी डेली ज़रूरतों की जो चीज़ें होती हैं, जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं नयन पारिक भाई। नयन भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं दिनेश जी? बहुत अच्छा हूँ, एकदम से फर्स्ट क्लास। और सब तबीयत पानी कैसा है? अहमदाबाद में कैसा चल रहा है आपका? अहमदाबाद में बिल्कुल अब गर्मी शुरू हो गई है और आपकी तबीयत एटलीस्ट अब सुधार पे है, तो वो जान के अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप तबीयत का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के रोज़ी-रोटी कार्यक्रम में हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे नयन भाई से। श्रीलंका में जो क्राइसिस है, डीप क्राइसिस हो चुका है। और साथ में हमारा आरबीआई का जो अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होने जा रहा है। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इन तीनों का असर हमारे ऊपर होता है। एक्चुअली इस टाइम भारत की हालत ऐसी है कि जो चारों साइड से ऐसी स्टेट से घिरा हुआ है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, या इसके अलावा आपका म्यांमार में हो, नेपाल थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हुआ है। तो असर हमारे ऊपर भी होता है, क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो ये नहीं हो सकता कि हमें फ़िक्र ना हो। तो आज के 3 सब्जेक्ट हैं, स्टॉक मार्केट, आरबीआई और साथ में हमारे श्रीलंका क्राइसिस जो है। तो सबसे पहले नयन भाई आपसे बात करेंगे। स्टॉक मार्केट ने काफ़ी कुछ दिया है, आज तो काफ़ी शूट अप भी कर गया है। लेकिन लगता है कि जैसे आपका जो अंदाज़ा था कि करीब-करीब 15-20% का अप हुआ है, लोगों को अच्छा फ़ायदा दिया है। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जहाँ से लोगों को इस 1 साल में कुछ ना कुछ मिला है एक्चुअली देखा जाए तो। तो आपकी इसमें पहली प्रतिक्रिया क्या होगी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इस साल कैसा रहेगा? और लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हमारा डिस्क्लेमर हमेशा रहता है कि आप जब भी स्टॉक्स में जाएँगे, म्यूचुअल फंड में जाएँ, क्रिप्टो में जाएँ, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, उसके रिस्क को पहले पढ़िएगा। हम किसी भी क्रिप्टो या किसी भी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को रिकमेंड नहीं करते हैं। नयन भाई? जी दिनेश जी, मेरा ये मानना है कि रोजी रोटी हमारे देखने वाले जो दर्शक है, जी, उनको मैं कहता हूँ कि आपको वो फीडबैक अपना भेजिए कि उसमें से कितने लोग हैं जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या बिल्कुल जी, नहीं करते हैं। अकॉर्डिंगली क्या हम लोगों को अपने एपिसोड में ये सब टॉपिक्स लेने के लिए थोड़ा सा एक फीडबैक मिल जाएगा। तो बिल्कुल। पहला तो मेरा ये कहना है कि यदि रोजी रोटी के देखने वाले यदि कम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में अलग अलग कारणों से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास थोड़े से पैसे कम है, हमारे पास रिस्क एपिटाइट कम है, और हम ज़्यादा एफडी पे विश्वास रखते हैं, और हम मानते हैं कि इक्विटी ज़्यादा रिस्कियर है डेट से। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, बोलते हैं कि हम लोग रिटायर हैं और इसीलिए अपने फंड्स के साथ कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इसी पे हमारा जीवन निर्भर है। तो मैं उन सबको एक थोड़ा-सा अपना नज़रिया शेयर करना चाहता हूँ जी, स्टॉक मार्केट के बारे में, और जी, स्पेशली इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट जो इक्विटी मार्केट बना जा रहा है हमारे सबके लिए फॉर कमिंग डेकेड, उसके लिए मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। जी, और क्योंकि पिछले साल के परफॉर्मेंस जो है स्टॉक मार्केट का, हमने देखा है कि कहीं 20% के आसपास है। जी। यदि निफ्टी का देखो या बीएसई का देखो तो ग्रोथ है कहीं 19-20% है। और यदि आप इसी के टाइम पे यदि इंटरेस्ट रेट देखते हैं एफडी के, तो हमने तो कई बार उसके बारे में बात की है कि हमेशा कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी भी आरबीआई की जो वो मीटिंग होने जा रही है एमपीसी में, उसके में कोई और हमारे दूसरे जो टॉपिक है उसमें ये आएंगे कि अभी नहीं लग रहा है कि उसमें कोई इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होगी। दो अभी तो थोड़ा सा एक्चुअली अर्ली है वो कहना। हाँ, उस पे आता हूँ पर अभी बाद में, पहले पर इस यदि टॉपिक को मेरा पूरा मानना कर है कि लेंगे उसमें हम। तो मेरा कहना है कि रेट जो है वो ज्यादा बढ़ने वाले नहीं दिख रहे हैं। और उस सिचुएशन में यदि इन्फ्लेशन रेट से भी इंटरेस्ट रेट कम हो, तो जो भी हमारे देखने वाले दर्शक है, वो अपने आप को कैसे एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ऊपर रखने के लिए, इन्फ्लेशन में जो रुपए की वैल्यू कम होती है, उनके पास 100 रुपये है, तो यदि वो 5% इन्फ्लेशन के बाद 95 जैसा हो जाता है अगले साल, तो एटलीस्ट वो 100 रुपये को कैसे स्टॉक मार्केट में रखे तो 120 होगा। यदि कोई बैंक में एफडी में रखे तो 5% मिलेंगे, 6% मिलेंगे। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट को थोड़ा समझ ले, वो एक इम्पॉर्टेंट है। और इस साल में जो हमारा जो गया गुजरा साल है, उसमें एटलीस्ट हम लोगों ने देखा कि एफडीआई बड़े तौर से, बड़े पैमाने से अपने पैसे वापस ले गई।
क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि यूएस फेड के इंटरेस्ट बढ़ने जा रहे हैं, हमें इंडिया में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, वो सब करके वो बड़ी पैमाने में बाहर निकल गए। पर उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने करा। तो अब तक हम लोगों को हमेशा लग रहा था कि एफआईआई कल यदि निकल जाती है तो हमारा शेयर मार्केट बिल्कुल गिर जाएगा। उसको हमने इस बार प्रूव किया है कि ये गलत है, और हम अपने बलबूते पे अपना शेयर मार्केट एक हम लोगों को डिसेंट रिटर्न दे सकता है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो और भी थोड़े से रिस्क एवर्स हो हमारे दर्शक मित्र, वो खास करके इंडेक्स से शुरू करें। तो आप यदि क्या करते हैं कि बीएसई इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड जो कि एग्जैक्टली मिरर इमेज है इंडेक्स के। तो इंडेक्स में जैसे एक इक्विटी है वो इस बार ही निकल गई, दूसरी इक्विटी आई, तो वो भी अपने पोर्टफोलियो में उस इक्विटी को निकाल देंगे, इसको ले आएंगे। उसका यदि वेटेज 4% है तो आपका 100 रुपए का म्यूचुअल फंड है, वो भी 4 रुपए एग्जैक्टली लगाएंगे। तो दे आर ऑलमोस्ट मिनी स्टॉक एक्सचेंज। तो यदि हम समझ रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ कहीं 7.5% होगा, हम मानते हैं कि यदि कॉर्पोरेट ग्रोथ कहीं अगले साल में 10-15% हो सकता है, तो आई थिंक हम लोग एक थोड़ा सा कहीं कैलकुलेटेड रिस्क ले। और पिछले 12 से लेके 22 का 10 साल का मैंने देखा, तो जब भी इंडेक्स पे इन्वेस्ट हुआ है तो वो पूरे 10 साल में एवरेज कहीं 12% के आसपास का रिटर्न बैठा है। इस बारी का ऐड करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो भी हमारे दर्शक है अपना रिस्क एपिटाइट देखे, अपना एलोकेबल फंड्स देखे, अपने कितने टाइम होराइजन के लिए वो पैसे वो देखे, और उससे रिटर्न जो जनरेट करते उसकी क्या आवश्यकता है देखे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपने आप को इतना मेहनत कराते हैं, दौड़ाते हैं, अपने पैसे को भी दौड़ाइए। योर मनी हैज टू अर्न द हाईएस्ट रिटर्न। देखिए हम तो कभी बीमार हो तो नहीं बाहर जा पाएंगे, ठीक नहीं हो तबीयत तो भी कभी कभी तो अपना शेव करके अपने आप को घोड़े को जैसे चाबुक लगा के बाहर निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही हमारे पैसे हर महीने, हर साल, हर दिन कितना रिटर्न प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए, वो एक देखना हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। और वो मैं समझ रहा हूँ कि यदि एक ऐसी कोई भी एक भी यदि हमारा दर्शक रोजी रोटी वाला देखने वाला इस एपिसोड के द्वारा या कोई वो इस सोच के द्वारा कुछ इसमें कर ले, तो मुझे अपना सौभाग्य लगेगा कि मैंने इसकी शुरुआत कहीं की है। जी, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये बहुत लोगों के लिए एक मोटिवेट करने का काम करेगा। आपके जो वर्ड्स हैं बहुत उत्साहित करने वाले हैं कि इंसान को अपना पैसा दौड़ाना चाहिए, थोड़ा उसके लिए काम करे, थोड़ा ज़्यादा निकाल के लाए, ताकि आपके ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, जो खास तौर से इन्फ्लेशन से नीचे के जो बैंक इंटरेस्ट रेट है, उसका कम असर पड़े और महँगाई से आप जूझ पाएँ। क्योंकि महँगाई का तो जिन जो है बॉटल से बाहर निकल चुका है, और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में निकल चुका है देखा जाए तो। और आने वाले दिनों में ये बम और फूटेगा, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल प्राइसेस तो गोइंग थ्रू द रूफ राइट नाउ, एंड दे विल बी गोइंग फर्दर अप एक्चुअली। तो उनके वापस आने के चांस तो बिल्कुल नहीं है, और सरकार फिलहाल कोई रहम करने के मूड में भी लगती नहीं है। वो कहती है कि अगर आपको अभी सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार अपने टैक्सेस को कम करके राजी नहीं है। खैर, दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं। हम लेते हैं पहले आरबीआई का मुद्दा ले लेते हैं, उसके लास्ट में हम श्रीलंका को लेंगे जो इंटरनेशनल मुद्दा है। तो आरबीआई का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ था, जहां पर कि जो हमारे स्टॉक्स के बारे में नयन भाई ने बात की कि यहाँ पर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के रेट से बहुत कम हो चुके हैं। और कभी-कभी मेरे मुँह से एक शब्द निकलते हैं मेरे एपिसोड्स में कि 135 करोड़ लोगों से पैसा लेके सरकार 135 लोगों को दे रही है, फ़ायदा दे रही है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है बिकॉज़ 135 crore people are poor people, they are not rich people, they are ordinary people of India. And benefits are being flowing for this lower cost to the industrialist and those who are very, very rich. खैर, आपकी टिप्पणी नयन भाई इसके ऊपर। देखिए मुझे लग रहा है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी है वो इस बारी तो इस वीक में जो होने वाली है मीटिंग, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि वो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। आरबीआई अभी भी एक सिग्नल देना चाहती है कि वो डेवलपमेंटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहती है, और इन्फ्लेशन के बावजूद, क्योंकि देखिए अभी इस साल के जो ग्रोथ के इंडिकेशन है वो कहीं 7.5% से ज्यादा नहीं लग रहे अब, और हर कोई एजेंसी है वो कहीं 7 से 8% के बीच में अब डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऊपर से और भी कम करती जा रही है। तो 7-7.5% के आसपास का ग्रोथ है,
और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि नैन भाई, ये भी तब है जब इन्फ्लेशन 5-6% पे, अगर ये कहीं 8-9 पे आ गया तो ये ग्रोथ और कम हो जाएगी। बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। तो अब कितनी रिकवरी हमारी होगी, रशिया यूक्रेन का वॉर कितना लंबा चलेगा, हम लोग जो अपने क्रूड के इंपोर्ट बिल को रशिया से ऑफ मार्केट ऑफ डॉलर रूपी रूबल ट्रेड में कन्वर्ट करके एटलीस्ट हमारी क्रूड इंपोर्ट में जो इजाफा हो जा रहा है उसको यहाँ कैसे पर मैं कंट्रोल करते हैं। एक चीज जोड़ देना चाहूंगा कि भारत के जो सबसे बड़े पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि अभी भारत का जो वहां से ट्रेड है वो लेस देन 1% है, और हम उसको कितना भी इंक्रीज कर लें वो किसी भी हालत में 3% ऑफ टोटल क्रूड इंपोर्ट से नहीं बढ़ पाएगा। और जो आउटसाइड लिमिट जो बनाई गई है वो 5% की बनाई गई है, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट कंपेयरिंग टू द 100% जो आपका अम्ब्रेला है पूरा का पूरा। वो बिल्कुल सही बात है आपकी। इनफैक्ट रशिया का टोटल जो पूरे विश्व के क्रूड व्यापार में हिस्सा है वो भी कहीं हम लोगों को सिंगल डिजिट में लग रहा है। तो इसीलिए, पर उसके बावजूद कभी कभी क्या अफरा तफरी में जो रेट बढ़ जाते हैं, हमने अपने एपिसोड में अगले में भी कहीं बात की है कि भाई जबकि इसका सप्लाई जो डिसरप्शन यदि 7-8% पे हो तो जी कहीं $90 बिलो से कभी प्राइस अफरा तफरी में कैसे $140 के आसपास पहुंच गया हो। उसी जी की तरह है कि रशिया का सप्लाई जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि लिमिटेड है, और हम लोग रशिया से कितना कैप्चर कर पाएंगे वो भी लिमिटेड है। पर हम लोग कोशिश करते जा रहे हैं कि जहां से बने वहां तक हम अपने इंपोर्ट बिल को और क्रूड के प्राइस को कम से कम अफेक्ट हो, हमारे लोग जो हैं उनके हित की हम रक्षा कर सके, जी उसके लिए जी हम जो मेहनत करते हैं उसमें मैं कह रहा हूँ कि एक तो ग्रोथ रेट हमारा जो है वो कहीं 7.5% लग रहा है, और जो इन्फ्लेशन है वो ये सब के कारण कितना बढ़ेगा वो पता नहीं है। पर एटलीस्ट मेरे ख्याल से लास्ट मंथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज बाय अबाउट 5.5%, आप मेरे क्या ख्याल से अबाउट सिक्स परसेंट आप प्लस आप सिक्स एक मिनट पॉइंट जीरो आप अपना पॉइंट कैरी ऑन रखिए बिल्कुल टोटल यहाँ पे। हाँ मैं बस बस। एक सेकंड। तो वो कभी हाँ, तो कहीं वो 6% के इधर उधर 6.5% आसपास, कहीं 5.5% के आसपास हमारा महंगाई का रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी तो ये दोनों को रखते हुए मुझे लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो स्टैंड लेगा कि अभी जो है वो डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, इंटरेस्ट रेट को अभी नहीं बढ़ाएगा। मेरे ख्याल जी से पूरे इस साल में 22-23 में कहीं जाके ½ % बढ़ सकता है, पर वो भी मुझे लग रहा है कि लेटर हाफ ऑफ द ईयर में होगा। सरकार खुद अपना बड़ा लोन प्रोग्राम अपने जो स्पेंडिंग के लिए इस मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में अपना दे आर ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन काइंड ऑफ अ ड्राइव। तो मेरे ख्याल से 8-9 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू बोरो इन कमिंग 6 पहले मंथ्स। ये पहले 6 महीने में टोटल 14-15 लाख करोड़ का है। बस बस उसमें से कहीं पहले 6 महीने में मेरे ख्याल से इनका प्लानिंग है कहीं 8-1 लाख करोड़ या 9 लाख करोड़ के करीब बोरो करने का। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आरबीआई इस एमपीसी मीटिंग में जो कि इस फ्राइडे को होने जा रही है रेट नहीं बढ़ाएंगे। और ये अभी इंडिकेशन लग रहा है, पर हमारे जो अगले मंडे का हम रोजी रोटी का एपिसोड है उसमें देख लेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ। पर अभी हमारा अंदाज ये है कि नहीं बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट इसीलिए वही रहेंगे। और इसीलिए आपने स्टॉक मार्केट का पहले लिया कि हमारे जो दर्शक इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंडेंट हो वो इमीडिएटली ना सोचे कि उनकी इनकम बढ़ेगी, और इसीलिए इंडेक्स यदि ठीक कर रहा है तो उन दोनों का हम लोग कहीं ना कहीं कैसे संतुलन करें उसके बारे में हमने दोनों टॉपिक को लेके बिल्कुल बात की। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सरकार को हमारी गुजारिश यही होगी कि आप 135 करोड़ लोगों से इतने सस्ते में पैसे ना ले लें, कि क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है। और चूंकि जनता तो बेचारी असहाय है, हेल्पलेस है, आप जो पैसे दोगे उनको वो ले लेंगे, वो तो इंटरेस्ट से भी कम है, इन्फ्लेशन से भी कम है। तो कम से कम उनको इतना सपोर्ट तो कीजिए बांग्लादेश की तरह कि इन्फ्लेशन के बराबर तो दीजिए, दैट विल बी आल्सो बी 0% एक्चुअली। वो भी आप नहीं देना चाहते, तो ये पॉलिसी थोड़ी मुझे अपने पर्सनल लेवल पे नागवार गुजरती है कि आप सस्ता पैसा जनता से उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है देखा जाए तो बैंक में रखने के अलावा। खैर, अब और आते पता नहीं हैं। शायद दिनेश जी आपकी भी बात सुनने में आए, ये तो एमपीसी में मेरा मानना ये है, आपकी फुहार अलग है कि भाई ये करना चाहिए, लेट अस सी।
फ्राइडे क्या होता है अगले मंडे उस पर देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर एक मुद्दा और उठता है कि एक्चुअली आरबीआई इज ऑलवेज ऑन द सेम पेज एज विद द गवर्नमेंट। तो आरबीआई जो अभी गवर्नर हैं वो कभी भी सरकार की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाते हैं और हमेशा वही कदम उठाते हैं जो सरकार चाहती है एक्चुअली देखा जाए बिल्कुल सही बात है। तो वो दोनों सेम पेज पे रहते हैं, तो कोई उसमें कहीं पे कोई डाइग्रेशन नहीं है। तो ये थोड़ी मेरे लिए चिंता की बात होती है। तो मुझे सरकार में और फिर आरबीआई के जो अंतर होना चाहिए वो अंतर मुझे समझ आना बंद हो जाता है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि फिर आरबीआई सरकार के एक अंग की तरह काम कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम नहीं करता है वहां पर। तो जनता के बारे में वो नहीं सोचता है, वो सिर्फ सरकार के बारे में सोचता है कि उसको कैसे फायदा मिले। खैर, श्रीलंका पे आते हैं अभी, जो लास्ट मुद्दा है हमारा। इतनी ज्यादा उथल पुथल, और आज तो खबर अभी आई है, मैंने एपिसोड बनाया भी था कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो सारे वहाँ तो राजपक्षे हैं, प्रेसिडेंट भी वही हैं और प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं और मंत्रीगण भी वही हैं। प्रधानमंत्री गोटाबाया राजपक्षे की फैमिली श्रीलंका छोड़कर चली गई है। ये अभी की न्यूज़ है जो सुनने में आया है, और हालात काबू से बाहर है। आग लगी हुई है हर जगह, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, दूध नहीं है, दवाइयां नहीं है, सर्जरी नहीं है, लोग सड़कों पे हैं। लोगों का राजपक्षे के लिए इतना ज्यादा गुस्सा है मैं बता नहीं सकता। अगर उनको सड़क पे कहीं मिल जाए तो मैं डरता हूं कि क्या सीन होगा, कि वो इस टाइम श्रीलंका की जनता उनका क्या हाल करेगी। नैन भाई, ये स्थितियां डराने वाली हैं। हमारे पड़ोस में इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आज की डेट में, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी, और बाकी म्यांमार वगैरह तो है ही है, मालदीव में भी आ गई है। कैसे निपटेंगे इससे? एक देश पूरा कैसे तकलीफ में आ सकता है, इसका मेरे ख्याल से सबसे अच्छा उदाहरण हमारे नेबरहुड में हो रहा है, श्रीलंका के साथ हो रहा है, वो है। और सामने हम लोगों ने बांग्लादेश की हमेशा बात की है, तो एक ऐसा ही छोटा देश जो और जगह पे है, वो अपने आप को कैसे संभाले हुए प्रोग्रेस के पाथ पे जा रहा है। और श्रीलंका जैसा देश एक कैसा कोरोना में मेरे ख्याल से इसका जो है वो गिरना एक और भी ज्यादा एक्सपेडाइट हो गया, पर उसकी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कैसे देश को बर्बाद करती चली गई, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और हो गया तो कभी कभी एक एपिसोड हम पूरा करेंगे कि श्रीलंका में एक्चुअली क्या हुआ और कैसे कैसे कुछ एक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, और कैसे इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट, और यदि वो पॉलिसी सही न की जाए तो कैसे एक पूरे देश का पतन हो सकता है। तो श्रीलंका के बारे में मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, पर कहीं बॉम्बे का पॉपुलेशन के बराबर होगा मेरे ख्याल से, 2.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। नहीं, उससे भी कम है शायद। हाँ, तो 2.2 करोड़ का नंबर आता है, पर कहीं उसके आसपास होगा। आपने कहा 2 करोड़ हो, 2.2 करोड़ हो, तो ये जो है पर छोटा सा देश है। और उसके जो मेन जो डिपेंडेंस है वो दो चीज पे है। एक तो है उनके फॉरेन रेमिटेंस और दूसरा है टूरिज्म। और उन्होंने शुरुआत तकलीफ की तब हुई जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव बोरोइंग पे डिपेंड किया। तो पुराने टाइम से बोरोइंग बहुत बढ़ा है। फिर जब ये अभी की जो सरकार है वो सत्ता पे आई, तब उन्होंने बहुत ही हैवी टैक्स कट के इलेक्शन प्रोमिसेस के बेसिस पे वो लोग जीत के आए, और वो उन्होंने फिर अनाउंस किया कि वो लोग हैवी टैक्स कट देंगे। तो ये सब मिला के, और फिर इमीडिएटली ये 2-3 महीने में ये टैक्स कट अनाउंस होने के बाद कोरोना हुआ। कोरोना में उनके जो मेन दो रेवेन्यू सोर्सेज है, टूरिज्म का और इनवर्ड रेमिटेंसेस का, वो दोनों बहुत ही बैडली अफेक्टेड हो गए। और जब इतने खराब और साथ में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग जो इम्पोज कर दी, उसने तो मतलब खत्म ही कर दिया, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, जैसे आपने कहा कि वो उसके बाद जो, और हमने अगले एक एपिसोड में मेरे ख्याल से रोजी रोटी में इसके बारे में बात भी की थी कि कैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पाथ लेके उन्होंने कैसे सब फर्टिलाइजर को इंपोर्ट को रोक दिया, उसके कारण उनके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे क्या असर पड़ा, और जबकि चावल वगैरह उनका जो मेन है वो पैडी की फसल पे क्या असर हुआ। तो ये सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव ये असर हुआ कि पूरे देश की सिस्टम जो है वो बिल्कुल गिर गई। और आपने जैसे कहा वहाँ अब जूते हैं, दे आर इवन कंसिडरिंग शूज एज नॉन एसेंशियल, तो वो नहीं मिल रहे हैं लोगों को, खाने को नहीं है। पावर कट मेरे ख्याल से हर 24 आवर्स में 13 आवर्स प्लस पावर कट है। तो लोग जब ये सब तकलीफों को देख के सड़क पे उतर आए,
और ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट के घर के आसपास पहुंच गए, तब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी 2 दिन पहले। तो वीकेंड के बाद आसपास कहीं जो सरकार को और आर्मी को एक ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दे के चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। पर जब लोग भूखे हो, जब लोगों के पास जूते ना हो, जब लोगों के पास पावर नहीं हो, तो आप कैसे उनके गुस्से को काबू कर सकते हैं? तो ये जो है सिचुएशन, मेरे ख्याल से उसमें, क्योंकि उनकी ये 2 मेन रेमिटेंसेस और 2 मेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे असर हुआ, तो आईएमएफ के पहले इनको काफ़ी एजेंसीज ने डाउनग्रेड कर दिया। तो बाहर से जो उनको मदद आ रही थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। अब इस सिचुएशन में इंडिया ने जाके मदद करना शुरू किया है। हम लोगों ने अपने शिप्स भेजने शुरू किए, हम लोगों ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट करी। चाइना ने अपना कोई व्यवस्था की है कि भाई हम लोग आपको जो आपकी पुरानी लोन है उसको पे करने के लिए नई लोन देंगे। तो एक इंसान जैसे अपने फाइनेंसेस संभालता है, ऐसे ही एक देश को अपने फाइनेंसेस संभालने हैं। देश के केस में आपके पास थोड़ा सा एक लीवरेज होता है कि भाई एक इंसान को कोई पैसे ना दे, देश को कोई ज़्यादा मरने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। तो आईएमएफ अभी भी उनके साथ बात कर रही है और बोल रही है हम कुछ एक दिनों में इसका कोई हल निकालेंगे, और जो श्रीलंकन रुपी है उसको कैसे प्राइस करके या डिवैल्यू करके या बाकी की तरीके से कैसे उसके आज तो 300 रुपए पे आ गया श्रीलंकन रुपी, हाँ, डॉलर में 300 पे आ गया। तो बिल्कुल, तो कैसे इस देश को रेस्क्यू किया जाए वो है। पर कोई भी देश हमारा, स्पेशली नेबर जो है, वो यदि वीक होता है तो साथ में हम वीक होते हैं। जैसे आपने कहा यदि पाकिस्तान में ये हालत है, यदि श्रीलंका में ये हालत है, तो दैट मेक्स अस आल्सो स्लाइटली ससेप्टेबल टू ऑल दिस। हम चाहते हैं कि आसपास भी लोग शांति में हो, अमन में हो, आसपास ऐसी टाइप की दुविधाएं ना हो, तो इसीलिए उसको मदद कर रहे हैं। पर देखने वाली बात यह है कि कोई भी देश जब कोई इररिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक कदम उठाते जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात जाके ऐसे हालात पे आ जाती है जैसे ग्रीस में हुआ था, और उसमें से श्रीलंका ने कोई लेसन नहीं सीखा। अब सब मैं समझ रहा हूँ श्रीलंका से जो जो लेसन ड्रॉ करने हैं। अब देखिए, कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड, पर एकदम से कोई भी परिस्थिति आ जाए तो एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, आप इक्विप्ड है कि नहीं? आपने अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कैसे कर रखी है कि आप ये सिचुएशन में, आप हैवी बोरोवर है, आप अपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स वगैरह देखते रहते हैं। मतलब यदि आप इंडिविजुअल है तो आप हैवी बोरोइंग में हैं, आपके ईएमआई कितने हैं, आप अपने जो मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो कहीं अफेक्ट हो तो आप यू हैव सम प्लान बी। ये सब हम लोगों को अपने आप को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, और एक देश से हम लोगों को जो भी सीखने की एक अपॉर्चुनिटी है, उससे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने लोन ले लिए थे श्रीलंका ने कि डेट ट्रैप में आ गया और अब वो कोलैप्स हो गया। और थोड़ा एक चर्चा हम अगले एपिसोड्स में, आने वाले एपिसोड्स में हम भारत के बारे में करेंगे, खासतौर से कि इंडिया का डेट टू जीडीपी 92% क्रॉस कर गया है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर रही है पिछले 3-4 सालों से, जो शायद बोरोइंग मुझे लगता है कि पिछले 60-70 सालों में नहीं हुआ, पिछले 5-6 सालों में हो गया है। और ऑलमोस्ट 15-15, 16-16, 18-18 लाख करोड़ का जो बोरोइंग पिछले 2-3 साल से चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हेफ्टी बोरोइंग है और इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये 6.4% है या 6.8 है, 6.9 है। अगर आप 40 लाख करोड़ के बजट में 15-16 लाख करोड़ का बोरोइंग कर रहे हैं और आपके पास अपनी कमाई सिर्फ 24 लाख करोड़ है, वो भी इस साल होगी, अगले पिछले साल तो वो भी नहीं थी। ये स्थितियां आने वाले समय के लिए खतरे का संकेत हैं। अगर नहीं संभले तो शायद हम भी उसी डेट ट्रैप में आ जाएंगे, क्योंकि फिर अभी तो ऑलमोस्ट हमारा 30 पैसा डेट रीपेमेंट में जा रहा है, हो सकता है उस टाइम हमारा 50 पैसा जो है, 40 पैसा डेट रीपेमेंट में चला जाएगा, और हम उससे फिर एक बार को कोई डेट ट्रैप में जाता है तो फिर उसमें से निकल नहीं पाता है। ये एक हकीकत है इस दुनिया की। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेंगे और नयन भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। नयन भाई, कुछ एक आखिरी टिप्पणी आप करना चाहते हैं दर्शकों के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से उसके अलावा एक जो क्रिप्टो की हम बात करते रहते हैं, तो अब क्रिप्टो में होने लगा है कि जो यंग इन्वेस्टर्स है हमारे, वो क्रिप्टो से निकलना शुरू हो गए बिकॉज ऑफ जो टैक्सेशन के नए प्रोविजन आए हैं, और कुछ एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आने शुरू हुए। पर जो भी हमारे रोजी रोटी देखने वाले यदि क्रिप्टो में इन्वेस्टर है, तो वो भी अपना पोर्टफोलियो देख लें। वो देख लें कि अगले जो साल में ये चेंजेस जो आए हैं उसके कारण उन पे क्या असर होने वाला है,
और यदि वो उसको हैंडल कर सकते हैं तो रहे, वरना दे वुड नीड टू एग्जामिन कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उनके पोस्ट टैक्स, क्योंकि देखिए एक क्रिप्टो में आप कमाएंगे उस पर टैक्स भर देना है, और एक दूसरे क्रिप्टो में आप यदि नुकसान करेंगे तो वो आपको उसके सामने ऑफ नहीं मिलने वाला है। तो ये सब तरीके से आप, अप्रैल शुरू हो गया है, अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करिए और एक बार फिर से रीअफर्म करिए कि आप यू वांट टू कंटिन्यू टू बी देयर और नॉट। बस इतनी बात के साथ आई थिंक आज का एपिसोड आपकी इजाजत बिल्कुल, से खत्म बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल खत्म करते हैं। दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक भेजिएगा। हमें बताते रहिएगा आपको प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। सजेशंस भी आप भेज सकते हैं, वो भी हमें स्वीकार्य हैं। और नयन भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कीमती वक़्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, और अगले सोमवार को फिर मिलेंगे नयन भाई के साथ, नए मुद्दे के साथ, रोज़ी-रोटी के अंदर। शुक्रिया आपका सबका बहुत-बहुत।